बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मीनवाइल मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। केमिकल फार्मूला होता है जो किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। उसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक एम्पिरिकल फार्मूला है और दूसरी हमारे पास है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इन दोनों की बारी बारी डिटेल देख लेते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, कुछ का डिफरेंट होगा। इन सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला, यानी उसकी सिंपलेस्ट टाइप है। और दूसरी बात ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो का मतलब क्या है? जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा CH, यानी सिंपल जो है वो हमने क्या किया, हमने कार्बन और हाइड्रोजन जो हमारे पास छः थे, जिस तरह से अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा दूँ, ये हमारे पास था बेंजीन C6H6। अगर हम इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालें, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी रेशो यहाँ पर आएगी 6:6, यहाँ पर रेशो क्या आएगी 6:6। अगर हम इनको 6 के टेबल पे काटते तो ये हमारे पास आ जाएगा जो 1:1। ठीक है, तो हमारे पास 1:1 का मतलब क्या है, CH। तो CH जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो आएगी वो हमारे पास हो जाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, और जो एक्चुअल है वो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। जिस तरह से हमारे पास C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है, इसकी हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालेंगे। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो का मतलब क्या है कि हमने उसकी रेशो लिखनी है। जिस तरह से यहाँ पर हमने कार्बन की रेशो लिखी, हाइड्रोजन की रेशो लिखी 6:6, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गई 1:1। 1:1 के लिहाज से हमारे पास फॉर्मूला आ गया CH। तो CH जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो के हिसाब से फॉर्मूला आया वो उसका हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है, यानी जो C6H6 प्रेजेंट है, वो होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी जो एक्चुअल वाला है वो मॉलिक्यूलर है और जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला। राइट जी। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी कि हम एम्पेरिकल फार्मूला को डिटर्मिन किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला को। तो एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड करने का तरीका है जी परसेंटेज कंपोजिशन से, यानी हमारे कंपाउंड में कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी मजीद डिटेल आपकी बुक में नहीं है तो आपको उस पर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल आपने यहाँ पर जो है वो हेडिंग बना लेनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला दैट वी डिटर्मिन थ्रू परसेंटेज कंपोजिशन, यानी हम इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेज फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जी हमारे पास। सिलिका की एग्जाम्पल है, सिलिका इज अनदर नेम फॉर सैंड, सैंड का दूसरा नाम है। और सिंपलेस्ट रेशो जो हमारे पास आती है वो आती है जी 1:2, और इसका हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा SiO2, यानी एक सिलिकॉन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। एक सिलिकॉन का है, 2 ऑक्सीजन के हैं, तो 1:2 बन जाएगा। तो हमारे पास जो रेशो है 1:2 आ जाएगी और एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा SiO2। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज जो है उसकी हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो आती है 1:2:1, यानी इसमें हमारे पास होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो 1:2:1 है, तो एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और मजीद एक ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास बन जाएगा ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला CH2O। अब इसके मुकाबले में अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, वो मैं आपको साथ ही बता देती हूँ। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास होता है जी C6H12O6। ठीक है जी। अब अगर आप इसकी रेशो निकालो तो हमारे पास आ जाएगी 6:12:6। 6:12:6 को अगर आप लोग सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर हमारे पास रेशो आ जाएगी 1:2:1। ठीक है, यानी आप इसको 6 के टेबल पे काट दो, ये जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास रेशो आ जाएगी 1:2:1। यानी हमारे पास 1 आ गए कार्बन के, 2 आ गए हाइड्रोजन के और 1 आ गया ऑक्सीजन का। तो हमारे पास बन जाएगा CH2O। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये यहाँ पर पहले मैंने आपको एग्जांपल दे दी बेंजीन की, उसके बाद आपके पास बेंजीन की ऐसे आपकी बुक पे नहीं है, वो नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दी हुई है।
देन सिलिका की एग्जांपल मैंने आपको बताई और ग्लूकोज की एग्जांपल अभी हमने देखी है। तो इन तीनों एग्जांपल्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। जो एक्चुअल फार्मूला है हमारे पास ग्लूकोज का, दैट इज C6H12O6, वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। दैट आर द एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट ग्लूकोज, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है, राइट। और उसके बाद अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, उसकी होल नंबर रेशियो निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा जी, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हेडिंग कर लीजिएगा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की अगर एम्पिरिकल फार्मूला की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक कंपाउंड्स है क्या, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इनमें, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होता है। और इसमें ऐसे नहीं होता है कि अगर हम NaCl की बात करें तो एक Na एक Cl के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर इसी तरह से जिस तरह से हम वो वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जी, वाटर का एक ऑक्सीजन है, साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फिर थोड़े से डिस्टेंस पे दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, फिर दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इस तरह से होती है हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट। लेकिन अगर हम बात करें आयोनिक कंपाउंड की, तो आयोनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिवली जो चार्ज आइन है उसके गिर्द बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज आइन्स होते हैं, और इसी तरह से एक नेगेटिवली चार्ज आइन के गिर्द बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज आइन्स होते हैं। यानी नंबर्स उस स्पेसिफिक कंपाउंड के लिहाज से स्पेसिफाई होते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि अगर NaCl है तो एक Cl के गिर्द एक ही Na होगा, राइट। सो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी वजह से क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स हमें कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओवरऑल वो न्यूट्रल होंगे, उस ओवरऑल न्यूट्रल होने की वजह से हम अल्टीमेटली उनका फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। लाइक अगर हमारे कंपाउंड में, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, 16 Na पॉजिटिव प्रेजेंट है और 16 ही Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, उनके मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं करी, मैं उनके नंबर की बात कर रही हूँ। अगर दोनों 16-16 प्रेजेंट है, इसका मतलब उनकी रेशो क्या है, 1:1 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl बनेगा। अगर हम CaCl2 की बात करें तो उसमें हमारे पास अगर कैल्शियम 16 है तो जो क्लोरीन है वो 32 होंगे नंबर, ठीक। सो इसका मतलब है वहाँ पर 1:2 रेशो होगी ना, हमारे पास 1:2 होगी CaCl2 के केस में, ठीक है। तो इस तरह से होता है इन कंपाउंड्स में। इसका मतलब ये है कि चूंकि ओवरऑल वो न्यूट्रल रखना है हमने उसे, तो उनका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा। यानी आयनिक कंपाउंड्स का हम एम्पेरिकल फार्मूला जो लिखते हैं वही उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो ले रहे हैं, ऑलरेडी हम उस पूरे की रेशो ले रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 16 और 16 है तो हम उसकी सिंपलेस्ट रेशो ले लेंगे 1:1। इस तरह से 16 और 32 है CaCl2 के केस में, तो वहाँ पर हम ले लेंगे 1:2। तो ऑलरेडी हम जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो वहाँ पर हम सिंपलेस्ट रेशो लेते हैं। तो चूंकि हम सिंपलेस्ट रेशो लेते हैं इसलिए हमें उनका मजीद एम्पिरिकल फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जो उनका फॉर्मूला है वो सिंपलेस्ट रेशो है। ये बात रही यहाँ पे की हुई है कि आयनिक कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू फार्मूला यूनिट। यूनिट का मतलब है कि ओवरऑल को रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंगल यूनिट, किसी एक यूनिट को, एक यूनिट जो होता है वो पूरे कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द आइंस एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। कि आयनिक कंपाउंड में जितने भी आइंस प्रेजेंट हैं उन सब की हम रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 8 पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट हैं और हमारे पास 16 जो हैं वो नेगेटिव आइंस प्रेजेंट है, तो वहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 1:2। तो ओवरऑल हम रेशो लेकर उसका फॉर्मूला बनाते हैं जिसको हम फॉर्मूला यूनिट का नाम देते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, इसलिए हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे उनका जो फॉर्मूला यूनिट होगा वही उनका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। और आयोनिक कंपाउंड के केस में एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है NaCl की, KBr की। NaCl में उन्होंने कहा हुआ है जी Na जो पॉजिटिव है और जो Cl नेगेटिव है ये एक फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट होंगे, बिकॉज फार्मूला यूनिट में हमने क्या किया, हमने सिंपलेस्ट रेशो ले ली, हमने ओवरऑल होल नंबर रेशो ले ली, यानी जितने भी ओवरऑल प्रेजेंट थे आइंस उनकी हमने रेशो निकाल ली। तो हमारे पास फार्मूला आ गया NaCl। इसी तरह से पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला आ गया KBr, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट, राइट। ये भी एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपनी बुक पे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। थोड़ा सा आइडिया हो भी गया होगा एम्पेरिकल फार्मूला से कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो है वो ओवरऑल जो एक्चुअल नंबर ऑफ हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला में आएंगे, और जो रेशो आ जाएगी हमारे पास, सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी, वो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला में आ जाएगी। सो इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स
ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। जिस तरह से C6H6 जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो C6H6 है, लेकिन सिंपलेस्ट रेशो अगर लेंगे तो वो CH आएगा। सो उस केस में जो C6H6 है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा बेंजीन का, और जो CH है वो हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हेडिंग भी बना लीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला का रिलेशन क्या होगा? हमेशा जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा उसको अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। जिस तरह से हमने बेंजीन की बात की तो वहाँ पर था मैं बार बार बेंजीन की बात कर रही हूँ बिकॉज वो सिंपलेस्ट एग्जांपल आपके पास रहती है। C6H6 है आपके पास उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH। अगर आप CH को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा C6H6। यानी हमेशा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो मल्टीपल होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला का। ठीक है, तो मल्टीपल जो है वो हमने n जो है वो होल नंबर लेना है। जिस तरह से आपकी बुक पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू n। एग्जाम्पल भी दे देती हूँ आपको। आपके पास है जी एम्पिरिकल फॉर्मूला CH बेंजीन का, इसको n से मल्टीप्लाई करो। बेंजीन के केस में हमें पता है n क्या है? 6 है, तो ये क्या आ जाएगा? C6H6। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को एक n से मल्टीप्लाई करने से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से, होल नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है कि रिलेशन है बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने बेंजीन की ही दी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C6H6 है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड इट्स मल्टीपल, और वो मल्टीपल हमारे पास नंबर क्या है? 6। तो 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे CH से तो हमारे पास आ जाएगा C6H6 जो कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अच्छा जी, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला में भी सेम और डिफरेंट जस्टिफाई। अच्छा, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, जस्टिफाई करें। ओके, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। पहले जनरल से एग्जांपल लें, उसके बाद आगे चलते हैं। वाटर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। फॉर्मूला क्या है जी? H2O। रेशो क्या बनेगी? 2:1। 2:1 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, होल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा, हमने होल नंबर में सिंप्लीफाई करना है। होल नंबर का मतलब ये है कि हमारे आंसर पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, राइट? सो 1:2 को, या वाटर के केस में 2:1 को आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। तो जहाँ पर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो या ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड किस केस में है? जो मैंने अभी आयनिक कंपाउंड वाला केस आपको एक्सप्लेन किया। सो या ऑलरेडी सिंप्लीफाई है या आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, तो उस केस में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। लाइक वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी H2O होगा और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी H2O होगा, बिकॉज 2:1 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। ठीक, और डिफरेंट किस केस में होगा? जिस तरह से हमने बेंजीन की एग्जांपल ली, हमने ग्लूकोज की एग्जांपल देखी, हमने सिलिका। अब सिलिका को देखें, इसको हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला के एग्जांपल में पढ़ा था SiO2। हमने कहा इसमें हमारे पास रेशो है 1:2, दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। नाउ SiO2 जो है ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, सेम है। क्यों? क्योंकि अब 1:2 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। जहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो वहाँ पर डिफरेंट हो जाएंगे दोनों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्क हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला फर्क हो जाएगा, लाइक इन केस ऑफ बेंजीन, इन केस ऑफ ग्लूकोज। लेकिन जहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता वहाँ पर सेम होंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये आपके पास डिफरेंट वाली एग्जाम्पल है जिसमें मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है HO, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O2। ठीक है, सो एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी मल्टीपल हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है जी C6H6, बिकॉज C6H6 सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसलिए आपके पास इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है फर्क आ जाएगा। ग्लूकोज के केस में आपके पास है जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। 6:12:6 की हमारे पास सिंपल रेशो आती है 1:2:1। सो 1:2:1 से हमारे पास फॉर्मूला बनता है CH2O, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, राइट जी। सो ये हमारे पास एक टेबल आ गया कि जिसमें आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। ये हमने जस्टिफाई एक बात, अपने क्वेश्चन की एक बात को जस्टिफाई कर दिया है कि अगर एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो इस तरह से डिफरेंट होगा। अब हम दूसरी बात को देख लेते हैं कि अगर सेम होगा तो वो किस तरह से होगा। जिस तरह से आपके पास एग्जांपल है वाटर की H2O, जिस तरह से आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, दैट इज HCl,
इस तरह से आप यहाँ पर NaCl की एग्जाम्पल दे सकते हो, आप KBr की एग्जाम्पल दे सकते हो, आप सिलिका की एग्जाम्पल दे सकते हो, जो कि आपकी बुक की ही हैं, जो भी हमने पढ़ी है इसी लेक्चर में, राइट। सो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम इन केस जहाँ पर मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, या जहाँ पर आयनिक कंपाउंड के केस में ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, बिकॉज आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला यूनिट होता है, जो उनका फॉर्मूला होता है, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड रेशो हम लेते हैं ओवरऑल पूरे के पूरे कंपाउंड की। और डिफरेंट इस केस में होंगे जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, लाइक इन केस ऑफ बेंजीन, इन केस ऑफ ग्लूकोज, इन केस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट जी। नेक्स्ट है जी आपके पास मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास होता है जी फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस का, लाइक जिनमें कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। सो इनमें हमने क्या करना है, हमने सम कर लेना है एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम कर लेना है। जिस तरह से वाटर है, वाटर अगर हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो H2O है हमारे पास, तो जितना ऑक्सीजन का मास है, जितना हाइड्रोजन का मास है, उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास उस पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। ठीक है, यही करते हो ना, अगर आपके पास जो है वो दो चीज़ें इकट्ठी पड़ी हुई हैं तो आप उन दोनों के मास को ऐड करोगे तो आपके पास पूरे का मास आ जाएगा, राइट। जिस तरह से आपके पास वाटर है तो वाटर का आ जाएगा 18, Cl2 है, एक Cl का होता है 35.5, तो 2 Cl का आ जाएगा 71। इसी तरह से CO2 है तो एक कार्बन का हो गया 12, एक ऑक्सीजन का हो गया 16, क्योंकि CO2 है तो दो ऑक्सीजन का 32, 32 जमा 12 44 AMU, राइट। तो ये आपके पास एग्जांपल आ गई मॉलिक्यूलर मास की। आपकी बुक पे एक इसकी न्यूमेरिकल भी दिया गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर मास का न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप कह लो कि मस्ट है एक शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर में। कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। अब इसमें आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का मास नहीं गिवन होगा, वो आपको याद करना पड़ेगा, वो आपको याद होना चाहिए, अब तक तो हो जाना चाहिए बिकॉज एक बार हम बुक कंप्लीट कर चुके हैं। सो जो हाइड्रोजन का हमारे पास मास है वो 1 AMU है, नाइट्रोजन का 14 AMU है, ऑक्सीजन का 16 AMU है। ये हमारा बैकग्राउंड नॉलेज है जो कि हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन कभी भी नहीं होगा। सो हम करेंगे क्या, हम सिंपल इन सब के मासेस को ऐड कर देंगे। इक्वेशन जो मैंने आप यहाँ पर हाईलाइट किया है वो है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। वाई 1? बिकॉज हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 1 है। इसी तरह से 1 इंटू प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। अब अगेन 1 क्यों है, बिकॉज नाइट्रोजन भी हमारे पास एक ही है। प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 3 क्यों, बिकॉज हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, राइट। तो जितने एटम्स होंगे उससे हमने एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई लाजमी करना है, ये नहीं भूलना, अदरवाइज हमारा मॉलिक्यूलर मास जो है वो गलत आएगा। सही हो गया, ये कर दिया हमने बाय द रूल ऑफ डेमास। आपको पता है जी, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाद में एडिशन करते हैं। तो पहले आपने एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर लेना है उसके नंबर से, यानी यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है उसको आप पहले मल्टीप्लाई करोगे बाद में ऐड करोगे। अगर इसे ऑपोजिट करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 63 AMU, जो कि है जी मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, राइट। नेक्स्ट आपके पास है जी फार्मूला यूनिट, या फार्मूला यूनिट का फार्मूला यूनिट नहीं, फार्मूला मास, यानी ये आपके पास आएगा आयोनिक कंपाउंड का जो मास होता है उसको हम लेते हैं, उसका हम मॉलिक्यूलर मास कभी भी नहीं होता, उसका हमेशा फार्मूला मास होता है, ठीक है। यानी जो फार्मूला यूनिट का मास आएगा हमारे पास उसको हम फार्मूला मास कहेंगे। तो इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें भी हमने जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम कर देना है, बट वो जो प्रेजेंट है एक फार्मूला यूनिट में। वहाँ पर हमने कहा था जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट है उनको उनके एटॉमिक मासेस का सम करना है इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इन केस ऑफ फार्मूला मास जो आयोनिक कंपाउंड के एटम्स प्रेजेंट हैं फार्मूला यूनिट में उनके एटॉमिक मासेस का सम कर लेना है हमने। एग्जाम्पल है जी आपके पास सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का मास होता है 23 और क्लोरीन का मास है 35.5, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 58.5 AMU। इसी तरह से CaCO3 है, इसमें आपके पास कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 करेंगे प्लस 12 करेंगे प्लस 40 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अल्टीमेटली 100 AMU, दैट इज़ द मास ऑफ CaCO3। ये निकालिएगा लाजमी। एग्जाम्पल है आपके पास पोटेशियम सल्फेट की K2SO4 की। अब आप क्या करोगे, 2 इंटू द मास ऑफ पोटेशियम प्लस 1 इंटू मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ये 2, 1 और 4 क्यों आया, बिकॉज 2 हमारे पास पोटेशियम के थे, 1 हमारे पास सल्फर का है, 4 हमारे पास ऑक्सीजन के हैं। ये कैसे पता चला, ये हमें पता चला फॉर्मूला से जो आपको क्वेश्चन में गिवन है K2SO4,
राइट। सो हमारे पास पोटेशियम का मैथ था 39, 39 इंटू 2 कर दिया 78 आ गया, 32 इंटू 1 कर दिया 32 आ गया, 16 इंटू 4 कर दिया 64 आ गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो फॉर्मूला मैथ था पोटेशियम सल्फेट का वो आ जाता है जी 174 AMU। नाउ दिस इज फॉर्मूला मैथ्स, याद रखिएगा ये फॉर्मूला मैथ्स आया है, ये मॉलिकुलर मैथ्स कतन नहीं है। मॉलिकुलर मैथ्स क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज दैट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इट इज फ्रॉम द फॉर्मूला यूनिट। लर्न करना है जी आपने मॉलिकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, लॉन्ग क्वेश्चन आया जी पास्ट पेपर का। मॉलिकुलर मैथ्स, फार्मूला मैथ्स की डेफिनेशंस कीजिएगा, एग्जांपल्स कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। थैंक यू।